हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इससे पहले साइंस के 15 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया गया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियोज़ में भी आपके साइंस के कंबाइंड क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि सभी लोग एक एक वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखें, एक एक वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करें, ताकि आपको यहाँ से हर एक वीडियोज़ के जितने भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सीख सकें। इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, प्रीवियस बैचेस के पीडीएफ के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट नोट्स के पीडीएफ के रिगार्डिंग और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट्स के भी पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो आप सभी स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक इन बैचेस को नहीं लिया है तो जल्दी से जाकर इस बैचेस को ले, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। आपको ये बैचेस जो हैं वो आपके 0 to 2022 बैचेस जब तक आपके चलेंगे, यानी ये आपके 0 to 2022 बैचेस के एंड तक ये आपको ये बैचेस वैलिड होंगे। यानी जब तक आपकी 0 to 2022 के एग्जामिनेशन नहीं हो जाते हैं तब तक आपके सारे पीडीएफ आपको जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे आपके चैनल पे, इस चैनल पे आप सभी वीडियोस के पीडीएफ को वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। लास्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट्स के भी पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं, यानी ये जो 89 बैचेस का जो पीडीएफ है, इसको कैसे लेना है तो आप सिंपली चैनल पर जाइएगा। चैनल के स्टार्टिंग में ही आपको एक वीडियोस दिख जाएगा, आप उस वीडियोस पर क्लिक करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस वीडियोस में नंबर भी दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉल करके इस बैचेस के रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं। और एक और बात आपको बता दें स्टूडेंट कि वो नंबर सिर्फ आपके इस बैचेस के रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ इस बैचेस को छोड़कर इस बैचेस के अलावा कोई एक्स्ट्रा डाउट आप वहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है लोगों को, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। और यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है आप सबों के लिए, जो भी हिंदी के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, सभी के लिए क्वेश्चन। तो पढ़िएगा, क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व्स। ठीक है, आपका जो गैस में ध्वनि तरंगों का संरचन जो होता है, संरचन में डैश शामिल होता है, यानी जो आपका साउंड वेव का जो प्रोपेगेशन होता है कहाँ पे, आपके गैसेस में, तो वो कैसा होता है। तो जब भी प्रोपेगेट करता है साउंड आपके गैसेस में, साउंड वेव जब भी गैसेस में प्रोपेगेट करता है तो वो एडियाबैटिक कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। कंप्रेशन मतलब ऐसे से देखिए, एकदम सट के प्रोपेगेट करेगा, फिर थोड़ा सा खाली जगह होकर फिर ऐसे करके फिर सट के, यानी कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन इस तरीके से आपको क्या करता है, प्रोपेगेट करता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी गैसेस में हमारा साउंड वेव ट्रेवल करता है तो वो एडियाबैटिक, कैसा कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक रिफ्रैक्शन। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबैटिक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि नो हीट ट्रांसफर होता है, यानी कोई हीट वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं Q = 0 होता है, या फिर डेल्टा Q आप कह सकते हैं, वो क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी साउंड वेव हमारा ट्रैवल करता है गैसेस में तो वो एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एडियाबैटिक रिफ्रैक्शन के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी प्रोपेगेट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर। इनमें से कौन सा जो है आपका हेवी वाटर का प्रॉपर्टी नहीं है, हेवी वाटर का प्रॉपर्टी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारी जल का गुण नहीं है। आपको हो सकता है कि एग्जामिनेशन में भारी जल का यानी हेवी वाटर का आपसे फॉर्मूला भी पूछ सके, तो आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा हेवी वाटर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, D2O। D2O इज नोन एज हेवी वाटर। जैसे आपने पढ़ा होगा H2O, ये क्या होता है आपका नॉर्मल वाटर होता है, उसी तरह हेवी वाटर को हम D2O के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है आपका हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। और इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे एक बार हम। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर। इनमें से कौन सा जो है वो हेवी वाटर का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, आप पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर इज लोअर देन द ऑर्डिनरी वाटर। ऐसा नहीं है, जो हेवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेवी वाटर का, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है आपके ऑर्डिनरी वाटर से। लेकिन यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप याद रखिए ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है कि नॉट अ प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी इसका नहीं है। हेवी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, लोअर कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए लोअर कहा जा रहा है, यानी भारी पानी का क्वथनांक उस या साधारण पानी से कम होता है। यानी कहने मतलब उसका जो हेवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक जो होता है उसके साधारण पानी से कम होता है, यानी कम नहीं होता, ये अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे अधिक होना चाहिए लेकिन कम लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें गलती है, यानी ये प्रॉपर्टी इसका नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नॉट में और सिंपल नॉट को पढ़ते नहीं है और जो आंसर होता है उसको टिक लगा देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन को नॉट भी करके लिख दिया था, इनमें से ये कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, इनमें से किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, यानी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है, यानी रेस्पिरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एनर्जी हमारा निकलता है। बाद में कि जितने भी प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, इन सभी प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी क्या करना पड़ता है, हमें देना पड़ता है, यानी वो एनर्जी लेता है, एनर्जी टेक करता है। लेकिन रिस्पिरेशन प्रोसेस में सिर्फ एनर्जी निकलता है, क्या होता है आपका, सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, या फिर कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होता है। तो याद रखिएगा, रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी रिलीज। देखिएगा, हम किसी भी क्वेश्चंस को, किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को 2 बार 3 बार इसके लिए बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर सुनिएगा तो सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो इसका से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी हमारा क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 4th है। नंबर 4 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर बी एन देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। कहा जा रहा है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना n है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। यानी किसी भी आपको बताते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में जब होता है, याद रखिएगा, जब फुल वेव रेक्टिफायर में जो साइन वेव कर्व होता है वो आपका कंप्लीटली इस तरह से फॉलो करता है। यानी कहने का मतलब वो हमारा एक पॉजिटिव, और देखिए जनरली हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा होता है कर्व, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कहने का मतलब एक जब हमें देगा तो दूसरा हमें नहीं देगा, एक जब हमें मिलेगा तो दूसरा में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि ये जो हमारा कर्व होता है, ये हमारा कर्व जो होता है ये ऊपर नीचे ना होकर सिंपल क्या होता है, इस प्रकार से होता है। यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में ये हमारा काम करता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है बताइए, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारा, अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी n रहता है तो आउटपुट में हमें 2n फ्रीक्वेंसी मिलता है, यानी डबल सीधे फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यदि हमने अभी तुरंत जितना कथा कहा है अभी फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, यदि आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल। आप याद रखिए कि इनपुट फ्रीक्वेंसी में, अगर फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी यदि n देते हैं तो तो हमें उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें 2n मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ठीक है, हीट ट्रांसफर जो होता है अगर एटमॉस्फेयर में अगर हॉरिजेंटली इंटर करता है, हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, वायुमंडल में क्षैतिज रूप से उष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, यानी हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली जब किसी एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवेक्शन। क्या होता है, एडवेक्शन। हालांकि एडवेक्शन जो एक प्रोसेस होता है जो कन्वेक्शन और किसके, आपके कंडक्शन से दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब भी आपका एटमॉस्फेयर में जब हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, एडवेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवेक्शन। ठीक है, और ये कन्वेक्शन ट्रांसफर जो होता है, ये कन्वेक्शन जो होता है ये हो सके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दे, तो कन्वेक्शन ट्रांसफर जो होता है वो कैसा होता है, आपका वर्टिकली होता है, VERTICA। जब भी आपका हीट ट्रांसफर हॉरिजेंटली हो एटमॉस्फेयर में, तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी एडजॉर्प्शन टिक लगा दी, गलती है, ये आपका एडवेक्शन होता है ना, एडवेक्शन हमने बोला सही एडवेक्शन है, लेकिन ये 3 तक टिक लग गया है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, सॉरी। ये क्या होता है, एडवेक्शन होता है। ठीक है, और कन्वेक्शन में क्या होता है हमारा, कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर जो होता है वो वर्टिकली होता है, VERTICALLY, वर्टिकली कहाँ पे, वर्टिकली जाता है एटमॉस्फेयर, वर्टिकली विद इन द एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, कन्वेक्शन में होता है। किस में होता है, कन्वेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और कंडक्शन आपको पता है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन तो सिंपल आपका बिना टच के तो होगा नहीं, एकदम कंटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ऑब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन में ऑब्जॉर्ब होता है, और एडवेक्शन में हमने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे आंसर चेक कर लेंगे, एडवेक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 नंबर। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि नॉइज इज मेजर्ड। नॉइज जो होता है वो किससे मेजर किया जाता है, तो सिंपल सा बात है, नॉइज एक प्रकार का साउंड है। नॉइज क्या है आपका, NOISE, नॉइज एक प्रकार क्या है, साउंड है। और हमने आपको बताया है कि साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, तो साउंड को हम डेसीबल में मेजर करते हैं। तो नॉइज को भी हम डेसीबल में मेजर करेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपका है नंबर 7th क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज, कहा जा रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, देखिए चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करते हैं। कौन सा साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करने के कारण क्या कर सकते हैं, वो आपके अंधेरे में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करके क्या करते हैं वो डार्क में क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट करने के कारण वो क्या करते हैं, फूड को भी निकाल पाते हैं, यानी फूड को भी खा पाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें इको लोकेशन का यूज करके वो अपने फूड को प्रदान कर पाते हैं। जैसे जहाँ पे बहुत सारे कीटाणुओं के झुंड होते हैं तो वो जब इको लोकेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी कीटाणु जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं क्या कहने, घूमने के लिए। ठीक है, बाहर निकलते हैं शिकार करने के लिए, तो उस समय क्या करते हैं वो उसका शिकार करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है आपका, क्यों वो आपके फ्लाई कर जाते हैं डार्क में, तो ड्यू टू प्रोड्यूसन, यानी ड्यू टू जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी वे अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपका आप देखिए नीचे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है दे जनरेट फ्लैशेस ऑफ लाइट। और देखिए लाइट का फ्लैश थोड़ी जनरेट करता है, यही रखेगा तो हम घर में लगा लेंगे अपना और उसी से ही जोड़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, ये तो गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है। क्यूरी पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है किसका, तो क्यूरी पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर होता है ए मेटल लूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी एक जब मेटल जो होता है अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करता है तो उस टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर होता है हमारा वो क्या होता है आपका क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर होता है। यानी क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर एक धातु जो होता है वो क्या करता है अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे अपना मेटल जो होता है कोई भी मेटल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यानी चुंबकत्व प्रॉपर्टी को क्या करता है आपके चुंबकत्वीय गुण को क्या करता है वो लूज कर देता है, ठीक है, यानी खो देता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में लिखा जा रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, ठीक है। कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वो आपके बराबर होते हैं आपस के, यानी वो दोनों इक्वल आपस में बराबर होते हैं। और आपको बता दें कि वो जो बराबर होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वो आपका वो म्यू के बराबर होते हैं, किसके, म्यू के। म्यू क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है म्यू बराबर होता है उनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ठीक है। तो यानी दोनों कंडीशन में यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखिए अब यहाँ पे प्रूफ करते हूँ, आपको बता नहीं सकते कि दोनों कैसे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिए कि दोनों कंडीशन में जो tan थीटा आता है, दोनों कंडीशन में जो tan थीटा आता है वो क्या होता है आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा जो पता होता है हमें इससे पता चलता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और यह आपसे पूछ दे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होते हैं, तो वो आपके वो आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो आपके अर्थ का वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो अर्थ का वो कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो वो आपके पोल्स पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पे, पोल्स पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। जैसे ऐसे करके होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ क्या होता है आपका पोल्स होता है और यहाँ क्या होता है आपका इक्वेटर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका पोल्स होता है, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पे पोल्स होता है और यहाँ पे क्या होता है हमारा ये आपका इक्वेटर होता है, ठीक है। और जो आपका इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का वो क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, इसके लिए फोर्स पॉइंट टू मास होता है। और फोर्स क्या होता है यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम, ठीक है। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कर जाएगा तो यहाँ से होता है ई इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है कहाँ पे, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का। ये क्या होता है मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे। तो ये मैक्सिमम पोल्स पे इसलिए होता है क्योंकि कहा जाता है कि जो पोल्स होता है और ग्रेविटेशनल इसका जो अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है और ये आपका जो पोल्स होता है वो जो पोल्स अर्थ के सेंटर ऑफ मास से क्या होता है काफ़ी नज़दीक होता है। और काफ़ी नज़दीक होने के कारण उसका जो इंटेंसिटी होता है यानी आपके ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो इस कारण से हमारा क्या होता है मैक्सिमम हो जाता है कहाँ पे, आपके पोल्स पे, ठीक है। क्योंकि आप स्वाभाविक बात है कि इंटेंसिटी एक प्रकार समझते थे घनत्व के बारे में बता सकता है हमें, तो हमारा पोल्स अगर सेंटर ऑफ मास के नज़दीक है तो सारा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है कि ऐसा जगह ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्या होगा उस किसी भी बॉडी का पूरा मास होल मास क्या हो एक जगह कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो उस कारण से हमारा क्या होता है जब पोल्स नज़दीक हो जाता है सेंटर ऑफ मास के तो हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो भी क्या होता है लगभग मैक्सिमम हो जाता है आपके पोल्स की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 यानी क्या है डंडे, पोल्स मतलब डंडे। अब देखिएगा पोल्स का हिंदी क्या होता है एक बार चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए तो रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस प्रकार डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप एक बार और आपको बता दें कि एक बार खुद से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपना, एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा कि कैसे आप गूगल पे सर्च करके कि सही है कि नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको वहाँ से भी डाउट लगता है तब आप जाकर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।